हेलो गाइस, कहानी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि उसकी ज़िंदगी का असली सौदा उस वक्त शुरू होता है जब आरएस फिटल अपने हस्बैंड के हाथों मरने के बाद अचानक फिर से वक्त में पीछे चली जाती है। उस वक्त पर जब वो 20 साल की थी, एक ड्यूक की नापसंदीदा और नज़रअंदाज की हुई बेटी। लेकिन इस दफ़ा आयरिस वो डरपोक लड़की नहीं रही। धोखा, जुल्म और दर्द भरी यादों के साथ वो समझ जाती है कि अब वो अपनी किस्मत दोबारा लिख सकती है। अपने परिवार का भविष्य जानने का फ़ायदा उठाते हुए वो फैसला करती है इस बार उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसका एक ही तरीका है, सुरक्षा, वास्तव में भयानक सुरक्षा। इसलिए वो साहसी और पागलपन भरा कदम उठाती है। गेविज़ार एम्पायर के सबसे मशहूर, सबसे ख़तरनाक और सबसे डिज़ायरेबल काउंट केब्रान ग्रीनी को शादी का प्रपोज़ल देना। काउंट केब्रान ग्रीनी, जो अपनी सख्त मिजाज, खामोश कशिश और भेड़िए जैसी शिद्दत के लिए मशहूर हैं, वो मर्द जिसे लोग देखकर भी सांस रोक लेते हैं। मगर शायद वही मर्द है जो आयरिस को उस मुकद्दर से बचा सकता है जिससे वो पहले भी मर चुकी है। इस दफ़ा आयरिस अपनी किस्मत खुद चुनेगी, चाहे ये किस्मत एक शादी के कॉन्ट्रैक्ट से शुरू होता हो और एक ऐसे मर्द से जिनके छुपे हुए नोकीले दांत उसे बचा भी सकते हैं और बर्बाद भी। काउंट केब्रान कहते हैं, मुझे लगता है मैंने गलत सुना है। क्या हॉस्पिटल की फूल जैसी लड़की ने अभी मुझसे रिश्ता मांग लिया? आयरिस कहती है, ये नहीं कि मैंने ये रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था, मगर ये आसान नहीं होगा। मैं एक दरिंदे से बचकर दूसरे के सामने आ गई हूँ। वो घूर कर आयरिस को देखते हैं। आयरिस कहती है, उसकी बेरहम और शिद्दत को देखकर मुझे लगता है कि वही है जो मुझे बचा सकता है। वैसे भी मैं पीछे नहीं हट सकती। केब्रान की नज़र आयरिस की बॉडी पर जाती है, जो इस पोजीशन में बहुत अलग दिख रही होती है। और जैसे हमें पता है केब्रान की डिज़ायर्स के बारे में, केब्रान कहता है, लगता है तुम इतनी महफूज ज़िंदगी जीती रही हो, तुम्हें अपने अल्फाजों का वज़न ही नहीं पता। केब्रान अपना पैर आयरिस की बॉडी पर टच करते हुए कहता है, क्या तुम जानती हो कि शादी का मतलब क्या होता है? क्या तुम्हें पता है उन कामों के बारे में जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है? आयरिस कहती है, मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या होता है। आयरिस केब्रान का हाथ हटाते हुए कहती है, पर हम शादीशुदा नहीं हैं। केब्रान अपना फेस कवर करते हुए शर्मिंदगी से पीछे हटता है। हाँ 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 लेडी आयरिस, और घूरते हुए कहता है, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। आयरिस दिल में कहती है, पहले मैं पत्ते की तरह कांप जाती, मगर इस किस्म की बेइज्जती मेरे लिए कुछ भी नहीं। अल्फ्रेड हच ट्रेडिंग कंपनी का हेड मुझे पाने के लिए शिद्दत से कोशिश कर रहा है। उसने ड्यूक विटल को लिवांट में सोने की एक माइन तक का ऑफ़र दिया है। ड्यूक का प्लान है कि वो मुझे उस सोने की माइन के बदले अल्फ्रेड के हवाले कर दे, अगर उनके पास कोई और ज़्यादा बेहतर ऑफ़र आ जाए तो। केब्रान कहता है, तुम्हारी बातें बिल्कुल भी शरीफ लेडी जैसी नहीं। आयरिस कहती है, अगर तुम चाहती हो मैं तुमसे रिस्पेक्ट से पेश आऊँ तो तुम्हें भी वैसी सेम बिहेवियर रखना होगा और मैं तुम्हारी लीड फॉलो करूँगी। आयरिस आगे कहती है, ड्यूक को अपनी विनोड की गोल्ड माइन दे दो तो वो मुझे अल्फ्रेड के बजाय तुम्हें दे देंगे, क्योंकि विनोड माइन उसकी ऑफर माइन से बहुत ज़्यादा कीमती है। केब्रान कहता है, तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम विनोड की गोल्ड माइन से ज़्यादा कीमती हो? आयरिस गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है, हॉस्पिटल का फूल तुम्हारे लिए उस माइन से ज़्यादा कीमती नहीं होगा जो जल्द ही बेकार हो जाएगा। कम से कम मैं अभी मुरझाई तो नहीं हूँ। केब्रान सोचता है, उसे कैसे पता चला? मुझे यकीन है ये बात अभी तक बाहर तो नहीं गई। वर्बीस के किंग, जानती हो तुम क्या कर रही हो? बेहतर होगा अपनी ज़ुबान संभालो, वरना तुम्हें खिलने का मौका मिलने से पहले ही तोड़ दी जाओगी। आयरिस कहती है, अगर तुम मुझे तोड़ दोगे तुम्हारी अपनी गर्दन भी खतरे में पड़ जाएगी। तुम्हारा प्लान नाकाम हो जाएगा और तुम खौफनाक अंजाम को पहुंच जाओगे। जो वर्बीस तुम्हारे गिर्द जमा हुए हैं वो भी बदनसीब ज़िंदगी जिएंगे। केब्रान पूछता है, और क्या जानती हो तुम? आयरिस कहती है, ये कि जो मैंने अभी तुमसे कहा, उसके बाद तुम्हारे पास मुझसे शादी करने के सिवा कोई भी चॉइस नहीं। केब्रान सोचता है, एक मगरूर और मिस्टीरियस वुमन, उसने मेरी कातिलाना हाजिरी का सीधा सामना किया बगैर ज़रा सी दहशत के। उसकी कीमत बयां नहीं की जा सकती, सिर्फ हॉस्पिटल के फूल के नाम से। लेडी आयरिस, मेरी रूडनेस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर मुझे ये जानने का शौक़ है कि तुम एक ऐसे वर्बीस को शादी का प्रपोज़ल क्यों दे रही हो जो अपने प्लान के फेल होते ही मरने वाला है। आयरिस कहती है, मैं अपने फैमिली से भागना चाहती हूँ, फिर मैं अपनी पसंद का एक जन्नत बनाना चाहती हूँ। अपनी पूरी कोशिश के साथ आराम की ज़िंदगी जीना कैसा लगता है? मेरे लिए गला घुटने के करीब लाने का तजुर्बा नया नहीं था, पर उस लम्हे मुझे मालूम हो गया कि मैं मरने वाली हूँ।
मैंने चीखने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने इतनी जलील ज़िंदगी क्यों गुजारी सिर्फ मौत के लिए? जब मौत करीब आ रही थी, एक ही ख्याल जहन में था, मैं इस तरह मरना नहीं चाहती। अगर ऐसा है तो जीने की कोशिश करो। सीन शिफ्ट होता है। आयरिस सोचती है, मुझे होश में आए हुए 1 महीना हो चुका है। मैं 40 साल की उम्र में अपने हस्बैंड के हाथों मार दी गई थी, मगर मुस्तकबिल में होने वाली घटनाओं का रंग बिरंगा मंजर देखने के बाद मैं अपने 20 साल की गुजरी हुई ज़िंदगी में वापस आ गई। जब मुझे यकीन हो गया कि ये सपना नहीं था, मैं फ़ौरन केब्रान ग्रीनी को मिलने गई, क्योंकि मुझे इस मैनर से भागना ज़रूरी है। हालांकि आज मुझे उसका जवाब मिल जाना चाहिए था। आयरिस, क्या तुम अभी तक यूं ही पहली पड़ी हो? ये आयरिस की स्टेप बड़ी सिस्टर है। आज तुम्हारे होने वाले शौहर का आने का दिन है। क्या नाम था? क्या नाम था? हाँ, अल्फ्रेड। ये कहते हुए आयरिस के वो बाल पकड़ लेती है। एक छोटी सी नाइट ड्रेस उसको पकड़ाते हुए कहती है, कहते हैं पहली नज़र का असर अहम होता है। आज ये ड्रेस पहनकर देखो। तुम्हारी माँ एक बदचलन औरत थी, फिर भी हमने वो बात छुपा ली और एक ऐसा आदमी ढूंढ लिया जो तुम्हें बीवी बनाने को तैयार है, तो तुम्हें उसे खुश करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्या ये ठीक नहीं? आयरिस कहती है, तुम्हारा फादर भी कोई कम नहीं। उसकी सिस्टर शौक और गुस्से में कहती है, क्या तुमने अभी क्या कहा? इस दौरान उनकी नौकरानी आकर कहती है, माय लेडी, काउंट केब्रान ग्रीनी आए हैं। केब्रान कहता है, मैंने सुना है आपकी बेटी लाजवाब हसीन है, योर ग्रेस। ड्यू कहता है, आप यकीनन मेरी ब्रिटनी की बात कर रहे होंगे। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। फादर, मैं हूँ ब्रिटनी। मैंने सुना कि काउंट ग्रीनी हमें मिलने आए हैं। लो, तुम आ ही गई। वो ब्रिटनी को इग्नोर करते हुए आयरिस की तरफ आगे बढ़ता है। ब्रिटनी हैरत में पीछे मुड़ती है। वो आदमी जिसे बादशाह को भी इज्जत देनी पड़ती है क्योंकि वो होली किंगडम को अंडर प्रोटेक्शन देता है। एक काउंट जिसके पास ड्यूक जैसी पावर और अथॉरिटी है और जो इस वक्त सोसाइटी का सबसे कीमती और मशहूर बैचलर है। काउंट केब्रान ग्रीनी कहता है, क्या आप मुझे इजाज़त देंगी मुझसे शादी करने की? आयरिस सोचती है, तो उसने ये सौदा कबूल कर लिया। ड्यूक कहते हैं, काउंट ग्रीनी, इसका मतलब क्या है? मैंने तो समझा था कि आप ब्रिटनी पर फिदा हैं, ना कि। केब्रान कहते हैं, मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। जिस औरत के साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ वो लेडी आयरिस है। ब्रिटनी हैरान हो जाती है। वो सोचती है, केब्रान इस पागल लड़की को चाहता है। ब्रिटनी गुस्से से अपने हाथों को फ्रॉक में दबाते हुए सोचती है, ये तो किसी नाइटमेयर जैसा है। ये ज़रूर बुरा सपना होगा। ये कैसे हो सकता है जब मैं यहाँ मौजूद हूँ? ड्यू कहते हैं, लेकिन अभी मेरी बड़ी बेटी शादीशुदा नहीं है। केब्रान कहते हैं, काउंट लॉर्ड वान और मार्किस ब्रुंटा ने भी अपने छोटे बच्चों की बड़ों से पहले शादी की। ये विज़ार के तीसरे और 5वें प्रिंस ने भी क्राउन प्रिंस से पहले शादी की। या फिर क्या आप मुझे होने वाले दामाद के रूप पर नाकाफ़ी समझते हैं? ड्यू कहते हैं, बिल्कुल नहीं। ब्रिटनी कहती है, काउंट ग्रीन, क्या आखिरी पार्टी में आपने मुझे डांस करने को नहीं कहा था? आप बहुत स्लो समझ रखती हैं लेडी ब्रिटनी। ड्यूक चिल्ला कर कहते हैं, कितनी बदतमीज़ी है। ब्रिटनी कंटिन्यू करती है, आप ही वो शख्स थे जिन्होंने मुझे डांस की दरख्वास्त की थी। केब्रान कहते हैं, मैंने इसलिए मना नहीं किया क्योंकि आप बहुत बेताब लग रही थी। ये सोचकर ये सब इतनी जलील अंजाम तक जाएगी, मुझे आपकी दरख्वास्त मानकर अफसोस होता है। ब्रिटनी ये सुनकर कांपने लगती है। ड्यूक कहते हैं, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर इससे मेरी काउंट ग्रीन से रिश्तेदारी बन जाती है तो शायद इस मौके का फ़ायदा उठाना बुरा नहीं होगा। केब्रान पूछते हैं, तो तुम्हारा क्या जवाब है लेडी आयरिस? ड्यूक कहते हैं, हाँ आयरिस, तुम्हारा क्या ख्याल है? काउंट अपना हाथ आयरिस की तरफ बढ़ाता है। आयरिस स्माइल करती है और अपना हाथ काउंट के हाथ में रख देती है और कहती है, मैं आपका प्रपोज़ल कबूल करती हूँ। ब्रिटनी चिल्लाते हुए कहती है, नहीं फादर, आपको नहीं लगता ये बहुत जल्दबाजी है? आयरिस अभी शादी के लिए तैयार नहीं। ब्रिटनी को गुस्से से देखते हुए कहते हैं, फ़ौरन अपने कमरे में जाओ। सीन चेंज होता है। आयरिस काउंट से कहती है, आज मेरे लिए आने का तुम्हें कैसे पता चला? काउंट ग्रीन जवाब देते हैं, क्या मतलब? आयरिस कहती है, आज वो दिन था जब विस्काउंट हंट मुझे लेने आने वाला था। ये टाइम बहुत मुनासिब लग रहा है, अजीब तौर पर। काउंट केब्रान कहते हैं, जिस लम्हे आपने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया वो गोल्ड माइन आपकी हो गई और ग्रेस, और आज का ही दिन है। मैं लेडी आयरिस को लेकर अपने स्टेट वापस जाने का इरादा रखता हूँ।
मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो यहीं पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेगा और मुझे उसी दिन साथ ले जाएगा। काउंट केब्रान कहते हैं, अच्छा ऐसा है। वो तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, ये बस एक खुशगवार इत्तेफाक ही होगा। सीन कट होता है और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रेडिंग कंपनी के हेड जो आयरस को लेने आने वाले थे वो दिखाए जाते हैं, जिनको कुछ मर्चेंट्स ने घेरा हुआ था। अल्फ्रेड ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है और वो कहता है, आह ये कैसे हो सकता है, मैंने सब बेहतरीन माने जाने वाले मर्चेंट्स रखे थे। वो लोग आपस में कहते हैं, क्या उसका काम ख़त्म हो गया? एक और आदमी कहता है, मेरे ख्याल से हाँ। अल्फ्रेड सोचता है, फिर भी वो उन नकाबपोश लोगों के सामने बिल्कुल बेबस हो गया। उनमें से एक आदमी अल्फ्रेड को घूर कर देखता है और कहता है, तो मेरा ख्याल है अब हम उसे छोड़ सकते हैं। अल्फ्रेड डर से कांपते हुए कहता है, दूर रहो, दूर रहो, कह रहा हूँ दूर रहो। वो आदमी अपनी तलवार को दिखाते हुए उसके मुंह के पास से गुजार देता है और एक ज़ोरदार चीख के साथ हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें एक बग्गी दिखाई जाती है। आयरिस काउंट से कहती है, आपने कहा था मंजिल तक पहुंचने में आधा दिन और लगेगा। लास्ट टाइम मुझे वहां जाना और वापस आना बहुत जल्दी में ज़रूरी था, लेकिन इस दफ़ा बात डिफरेंट है। आयरिस कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? काउंट जवाब देता है, इसलिए कि तुम बहुत बेफिक्र लग रही हो। आयरिस कहती है, मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या कहना चाह रहे हो। केब्रान कहता है, लेडी आयरिस, क्या आपको नहीं लगता आपने बहुत जल्दी ये बात मान ली कि असल में आपने खुद को बेच दिया है? मुझे समझ है कि आप अपने घर से भागना चाहती हैं, मगर ग्रीनी ख़ानदान किसी भी तरह से वो पनाहगाह नहीं जैसा आप सोच रही हैं। आप किसी भी वक्त मर सकती हैं। यही मतलब होता है एक वर्बीज जैसा हस्बैंड रखने का। ये कहते हुए केब्रान आयरिस के पाँव के बीच में अपना पाँव रखते हुए कहता है, इसलिए सब कुछ जानने वाली और बहुत सख्त मत बनो, जबकि आपको अंदाज़ा ही नहीं कि किस चीज़ में आप कदम रखने जा रही हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास हिफाजत के लिए क्या सामान या तरीका है? आयरिस हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, उस हवाले से ज़्यादा खौफनाक कुछ नहीं हो सकता जहाँ से मैं भी भागी हूँ। मैंने तुम्हें बता दिया था कि क्या होने वाला है। लगता है तुम मुझ पर एतमाद नहीं करते। ये कहते हुए आयरिस केब्रान का हाथ अपने फेस पर रखते हुए कहती है, शायद तुम उन लोगों में से हो जो किसी बात पर तब तक यकीन नहीं करते जब तक वो अपनी आंखों से ना देख लें। केब्रान कहता है, हकीकत में हॉस्पिटल का फूल बेखौफ है। केब्रान आयरिस को जोर से अपनी तरफ खींचते हुए अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है, लगता है तुम्हें पूरा यकीन है, तुम्हें इस फैसले का अफसोस नहीं होगा लेडी आयरिस। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। आयरिस कहती है, मेरा इरादा बिल्कुल भी इतने करीब आने का नहीं था। केब्रान कहता है, हम बहुत ज़्यादा नहीं। आयरिस कहती है, रुको। केब्रान झटकते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैंने तो सोचा था तुम बहुत कुछ जानती हो। आयरिस सोचती है, मेरा दिल लगता है फट कर निकल जाएगा। केब्रान और जोर से उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, आयरिस उसकी तरफ देखती है। केब्रान कहता है, क्या तुम घबरा रही हो? केब्रान आयरिस के और करीब जा रहा होता है। आयरिस कहती है, माय लॉर्ड, हम डाकोर सिटी में एंटर होने वाले हैं। केब्रान कहता है, ठीक है। आयरिस हैरान होकर अपनी जगह पे वापस बैठ जाती है। केब्रान कहता है, विंडो से बाहर देखो। आयरिस बाहर देखती है। वो मैनर अब से तुम्हारा सेफ हेवन होगा, आयरिस विटल ग्रीन। सीन शिफ्ट होता है और हमें मैनर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। आयरिस विंडो से बाहर देख रही होती है। केब्रान कहता है, क्या तुम्हें बेडरूम पसंद आया? आज से तुम्हें मेरे साथ ही सोना है। आयरिस कहती है, तो फिर क्या हम ये फैसला कर लें कि एक दूसरे को क्या बुलाएंगे अब जब हम हस्बैंड वाइफ हैं? तुम मुझे आयरी बुला सकते हो। सच कहूँ तो तुमने मेरी उम्मीदें पलट कर रख दी हैं। तुम मुझे केई कह सकती हो। ठीक है केई। आयरिस सोचती है, एक ही कमरे में सोना, मान लेती हूँ ये कुछ हद तक उम्मीद थी, जैसे ये भी कि वो मुझे सबसे पहले बेडरूम दिखाएगा, क्योंकि मेरी नॉलेज में है कि अरेंज मैरिजेस में हस्बैंड वाइफ के अलग अलग बेडरूम्स होते हैं। अल्फ्रेड के साथ भी ऐसा ही था। केई आयरी को कमर से पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहता है, इतनी आरामदेह महसूस कर रही हो कि सोच कहीं और चली गई। हमने गैरेज में शुरू की हुई बात अब तक फिनिश नहीं की थी, क्या ख्याल है काउंटेस ग्रीन? आयरी कहती है कि अभी भी रोशनी हो रही है। केक कहता है, भला जैसे कि तुम जानती हो मैं एक बीस्ट हूँ। आयरी धक्का देकर कहती है, हम नहीं कर सकते। केक कहता है, क्यों नहीं? आयरी कहती है, एक चीज़ अभी ऐसी है जो मैंने अभी नहीं देखी। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे अपनी असली शक्ल दिखानी चाहिए, स्पेशली इतनी सारी बातें करने के बाद मुझे डराने के लिए? केई कहता है, जैसा तुम चाहो। आयरी सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक वर्बीज को बदलते हुए देखूंगी जब मैं मौत की तारीकियों में डूब रही थी।
मेरे आखिरी लम्हों का विटनेस यही वुल्फ था। तुम बहुत अजीम हो। केई आयरी से कहता है, लगता है तुम डरी हुई नहीं हो। आयरी कहती है, मुझे डरने की कोई वजह नहीं। आयरी वुल्फ का फेस पकड़ते हुए कहती है, और ऊपर से वो हकीकत में बहुत खूबसूरत है। मुझे समझ नहीं आती उसका अंजाम इतना खौफनाक क्यों होना था। उसका जिस्म सख्त हो चुका था और उसके बह रहे खून से घिरा हुआ था। इतने बदकिस्मत हाल में था ये भेड़िया अपने आखिरी लम्हों में। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उस मुक़द्दस चीज़ की हिफाजत के लिए गुजार दी, सिर्फ इसलिए मर गया कि वो वर्बीस था। कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। आयरी ये सोचकर बीस को गले लगा लेती है कि आयरी को कंफ्यूज होकर देखता है और कहता है, तुम्हें अफसोस होगा। आयरी जवाब देती है, नहीं, मुझे इसमें से किसी बात का अफसोस नहीं होगा। केई कहता है, वाकई कोई अफसोस नहीं होगा। ये कहकर केई ट्रांसफॉर्म हो जाता है ह्यूमन में और उसकी बॉडी पर बिल्कुल भी कपड़ा नहीं होता। ये देखकर आयरस बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। आवाज़ सुनकर कुछ सर्वेंट भागकर कमरे में आते हैं और पूछते हैं, माय लेडी क्या हुआ? और वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। आप ऐसे कपड़ों में क्यों हैं कैप्टन? केई झिझकते हुए कहता है, वाकई न्यू मैरिड कपल के कमरे में बिना नॉक किए आ जाना। एक सर्वेंट कहता है, कैप्टन मसला ये नहीं है। लेडी आयरस, कैप्टन की तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने सुना आप लोग शाम ढलते पहुँच गए थे। क्या आपको महल घूमने का मौका मिला? दूसरा सर्वेंट केई को कपड़े पहनाते हुए पूछता है, कैप्टन आप लेडी आयरस के सामने बिना कपड़ों के क्यों थे? केई कहता है, चुप रहो, हमारे कैप्टन नॉर्मली इतने बदतमीज़ नहीं होते। अगर यहाँ रहते हुए आपको कभी कोई ज़रूरत हो तो। केई आयरी की तरफ देखता है। आयरी केई को देखकर कुछ टाइम पहले हुई भी बातें सोचकर हंसने लगती है। मुझे लगता है मेरे यहाँ का जीना मेरी सोच से ज़्यादा दिलचस्प होगा। हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। हमारी देर से ग्रीटिंग के लिए हमें माफ़ कर दें, हम कुछ और कामों में मसरूफ़ थे। मैं नेथन हूँ माय लेडी। मैं मिली कॉम्बाट में ख़ास महारत रखता हूँ। अगर आप कभी सेल्फ डिफेंस सीखना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा। वो लंबा वाला वलास है और उसके साथ वाला यूजीन। यूजीन कहता है, आपसे मिलकर हमें इज्जत मिली माय लेडी। वलास रोते हुए कहता है, हमने कभी नहीं सोचा था हमारे कैप्टन शादी भी करेंगे। खुदा के लिए उनका ख्याल रखना। हालांकि वो कई मामलात में कमज़ोर भी हैं, उन्हें छोड़ मत देना, चाहे वो कभी आपको मायूस ही क्यों ना कर दे। आयरी ये बातें सुनकर हंस रही होती है। केई कहता है, वलास, मैंने अभी तक उन्हें पूरा मैनर नहीं दिखाया है। तुम लोग जा सकते हो और हमें डिस्टर्ब मत करना। नेथन कहता है, फिक्र ना करें कैप्टन, हम नहीं करेंगे। विलास कहता है, कल मिलते हैं माय लेडी। उनके जाने के बाद केई कहता है, हाय कितना शोर मचाते हैं ये लोग। आयरी कहती है, फिर भी तुम सब एक दूसरे से बहुत अच्छे से रहते हो। केई स्माइल करते हुए कहता है, हाँ असल में वो मेरा परिवार जैसा ही है। आयरी सोचती है, परिवार? सोचती हूँ मेरा वो कहे जाने वाला परिवार अब क्या कर रहा होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्यूक मैनर में एक टूटा हुआ कप दिखाया जाता है। ब्रिटनी कहती है, नहीं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप चाहते हैं मैं बैठकर देखती रहूं कि वो काउंट ग्रीन से शादी कर ले? वो और चीज़ें तोड़ते हुए कहती है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं फादर? ड्यूक आ बढ़ते हुए कहता है, जो भी हो, ये रिश्ता हमारे घराने के लिए बहुत फ़ायदेमंद था। हमें सिर्फ विनोद की सोने की खान नहीं मिली, बल्कि उन जंगली ज़मीनों को भी दीवान से मुआवजा लेकर बेच दिया। ब्रिटनी चिल्ला कर कहती है, मुझे उन गोल्ड माइन की कोई परवाह नहीं। वो कांपते हुए कहती है, काउंटेस ग्रीन मुझे बनना चाहिए था। आयरी जैसी लड़की मेरी जगह कैसे छीन सकती है? ब्रिटनी की मदर कहती है, फिर भी अफसोस है ब्रिटनी काउंटेस ग्रीन नहीं बन सकी। ब्रिटनी कहती है, हना माँ। ब्रिटनी की मदर कंटिन्यू करती है, हालांकि हमने उसे सिर्फ इसलिए पाला कि एक दिन उसे बेच दें। ड्यूक कहते हैं, मायूस होने की ज़रूरत नहीं, हम ब्रिटनी के लिए इससे बेहतर रिश्ता ढूंढ लेंगे। मैंने क्राउन प्रिंस के करीबी शख्स से रिश्ता जोड़ लिया है, सब्र करो। ब्रिटनी खुश होकर कहती है, क्या मतलब मैं क्राउन प्रिंसेस बन सकती हूँ? ठीक है, वो लड़की काउंटेस बन जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं। मैं क्राउन प्रिंसेस बन जाऊंगी और काउंट ग्रीन को भी अपना ही बना लूँगी। वो डेविल स्माइल के साथ कहती है, मुझे अपना लिखा हुआ लेटर कंप्लीट करना चाहिए। मोहब्बत के लायक मैं हूँ आयरस, तुम नहीं। तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत तब लगती हो जब तुम झाड़ू पोछा करती हो। सीन चेंज होता है और हमें काउंट मैनर दिखाया जाता है, जहाँ केई कहता है, हमने उम्मीद से ज़्यादा देर से खाना खाया। आयरी जवाब देती है, हर चीज़ बहुत लजीज थी और मैनर का टूर बहुत बेहतरीन था। केई पूछता है, क्या कोई जगह थी जो तुम्हें खास पसंद आई? आयरी जवाब देती है, एक चुनना मुश्किल होगा क्योंकि रात के टाइम में भी सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था, और सबसे बढ़कर केई का हाथ पकड़ के पूरे मैनर का टूर करवाना। केई कहता है,
बैंक्वेट हॉल उस तरफ है। वो चाहता तो बटलर से भी टूर करवा सकता था। मैंने नहीं सोचा था कि वो खुद मुझे दिखाएंगे। मैंने सोचा मैं दोबारा ऐसा महसूस नहीं करूंगी। आयरिस का दिल बहुत तेजी से धड़कता है। ये मैन सरप्राइजिंगली हम दोबारा डाइनिंग का सीन देखते हैं। आयरिस की से कहती है, ये सब तुम्हारे साथ होने की वजह से और भी खूबसूरत तकी। आयरी सोचती है, लेकिन शायद यही वजह नहीं है कि ये अजीब से एहसास हो रहे हैं। कि आयरी का फेस पकड़ते हुए कहता है, लगता है तुम मुझे सीड्यूस कर रही हो। कि आयरी के बालों की एक लट पकड़ते हुए कहता है, क्या हम रात के लिए तैयार हो जाएं? मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खड़ा ना उतरूं। कि आयरी से पूछता है, क्या तुमने कोई नाइट गाउन रखा है जान? आयरी खड़े होते हुए कहती है, मेरे पास कोई नाइट गाउन नहीं था। असल में जो कपड़े मैं पहनी हुई हूँ वही मेरे पास उस मैनर से आखिरी कपड़े हैं। कि आयरी की तरफ जाते हुए कहता है, इस केस में तुम मेरे कपड़े पहन लो। आयरी ब्लश करते हुए कहती है, मजाक मत करो। केई कहता है, मैं सीरियस हूँ। केई अपना गाउन उतारते हुए कहता है, आयरी अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें वो पहनाना और उतारना चाहता हूँ अपने हाथों से। आयरी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। जब तुम शर्माती हो तुम्हारी स्किन बहुत खूबसूरत लगती है आयरी। ऐसा लगता है मैं तुम्हें पूरा का पूरा निगल लूँ। हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। केई कहता है, लगता है वो बहुत थक चुकी थी। सिर्फ कुछ किसेस के बाद ही वो सो गई। केई आयरिस का माथा चूमते हुए कहता है, ये बहुत अजीब लेकिन दिलचस्प लड़की है। केई आयरिस के पास से उठते हुए सोचता है, ये एहसास मेरे लिए मुकम्मल तौर पर अनजान है। एक पुरअसरार औरत जिसके बारे में इतना ही सुना कि उसे छुप कर पाला गया क्योंकि उसके फादर उसे दुनिया से छुपाकर अनमोल समझ कर रखते थे। वो उस दिन के बारे में सोचता है जब वो लोग फर्स्ट टाइम मिले थे और आयरिस ने कहा था, मैं अपने घर वालों से दूर भागना चाहती हूँ। केई सोचता है, चाहे तुम्हारे साथ उस मैनर में जो कुछ भी हुआ, अब तुम हाउस ग्रीन का फूल हो, इसलिए यहाँ तुम बिना किसी डर के खिल सकती हो आयरिस। केई कमरे से बाहर आता है और देखता है एक लेडी उसको कहती है, माय लॉर्ड। केई देखता है और बोलता है, क्या बात है जूलियट? जूलियट नजरें उठाकर केई ब्राउन की तरफ देखती है और हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, मैं सोच रही थी क्या कोई चीज़ है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकूं। एपिसोड स्टार्ट होता है और आयरिस कहती है, मौसम इतना अच्छा है कि मुझे शरबत खाने का दिल चाह रहा है। मैं थोड़ी देर बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन नौकरों ने मेरे पास जो एक कपड़ा था वो भी धोने के लिए ले लिया। पिछली ज़िंदगी में तो मुझे ऐसे छोटी छोटी बातों पर सोचने की इजाज़त भी नहीं थी। कितना बड़ा फ़र्क है। हम देखते हैं कोई दरवाजे पे नॉक करता है। आयरिस पूछती है, कौन है? बाहर से जवाब आता है, मैं विलास हूँ माय लेडी, कोई आपसे मिलना चाहता है। आयरिस कहती है, अंदर आओ, मैं बहुत शर्फ महसूस करता हूँ आपसे मिलकर माय लेडी। कल आपसे मिल ना पाने की माज़रत चाहता हूँ। मुझे आपकी आमद का पहले कोई पता नहीं था। मैं जेमी हूँ, इस मैनर का बटलर। आपसे मिलकर खुशी हुई माय लेडी। जब तक हम मेट्स ना रख लें, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं। आयरिस कहती है, तो फिर पहली बात ये कि क्या आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं? बटलर जवाब देता है, वो बदतमीजी होगी, मगर अगर माय लेडी इससे बेआराम है तो मैं आपको लेडी आयरिस बुलाऊंगा। आयरिस कहती है, ठीक है, और इस वक्त मुझे कपड़ों की ज़रूरत है। बटलर जवाब देता है, तो फिर मैं इस वीकेंड दर्जी को बुलवा लूँगा। आयरिस कहती है, नहीं, जैसे कि आप देख रहे हैं मुझे इस वक्त पहनने के लिए कुछ चाहिए। कल वाला नेथन नाम का लड़का मुझसे साइज में मिलता जुलता है, क्या मैं उससे कपड़े उधार ले सकती हूँ? विलास कहता है, ओ माय लेडी। बटलर कहता है, जी। विलास कहता है, नेथन थोड़ा लड़की जैसा दिखता ज़रूर है, लेकिन वो फिर भी मर्द है। आयरिस कहती है, कोई बात नहीं, जब मुझे फूल कहा जाता था तब भी मैं एक घास की तरह थी, और अब जब मैं फूल बन गई हूँ, मेरा इरादा फूल की तरह जीने का नहीं। आयरिस केई की बात याद करती है, ये मैनर तुम्हारा सेफ हेवन होगा आयरिस फिटल ग्रीन। आफ्टर ऑल ये मेरा घर है और इसे अपनी मर्जी से सजाना मेरा हक है। क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं अपने घर में क्या पहनूं? इस दफ़ा मैं आज़ादी से बगैर पाबंदियों के जीऊँगी। आयरिस की बात सुनकर बटलर स्माइल करता है और कहता है, तो फिर बेहतर होगा कि मैं नेथन के सारे कपड़े चुरा लूं। आयरी कहती है, शुक्रिया जेमी। विलास कहता है, क्या तुम सीरियस हो? बटलर खड़े होते हुए कहता है, और कोई ज़रूरत? आयरिस कहती है, मुझे बाग में जाकर शरबत खाना है और चलने के लिए एक अम्ब्रेला भी चाहिए। जेमी, मुझे इस मैनर में कितनी आज़ादी है। बटलर शौक होकर कहता है, ये आपका घर है लेडी आयरिस, यहाँ आप कुछ भी कर सकती हैं। आयरिस खुश होकर कहती है, ज़बरदस्त, शुक्रिया। हम कुछ देर बाद गार्डन का सीन देखते हैं। आयरिस कहती है, वाह, इतना खूबसूरत, खुशी है कि मैंने बाहर चलने का फ़ैसला किया।
ये कपड़े उम्मीद से ज़्यादा लूज हैं मगर बहुत कंफर्टेबल हैं। क्या मैं दर्जी को कह दूँ कि ऐसे ही कपड़े बना दें? आयरिस के हाथों से चीज़ें गिर रही होती हैं। आयरिस सोचती है मेरे पास चीज़ें संभालने के लिए हाथ कम पड़ गए। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी ट्रेनिंग से मुझे कोई मसला नहीं। हम देखते हैं कोई आयरिस का अम्ब्रेला अपने हाथों से पकड़ता है। आयरिस ऊपर देखती है। केई कहता है नाश्ते में शरबत या फिर लंच कह दूँ? आयरी पूछती है आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? केई कहता है मेरी जिमी से मुलाकात हुई, उसने बताया कि वो सुबह आपसे मिल कर आया। आयरी कहती है ओह हाँ, वो बहुत पोलाइट है। केई कंफ्यूज होकर पूछता है क्या तुम जिमी की बात कर रही हो आयरी? आयरी कहती है हाँ वो बटलर है राइट, ये शरबत भी उसी ने बनाया। केई सोचता है मेरी वाइफ के सामने शर्मीले बन रहे थे। आयरिस केई से पूछती है क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? आयरी केई को भी शरबत खिलाती है। केई आयरी के करीब आते हुए कहता है स्पून भूल जाओ, मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपने मुंह से खिलाओ, वो मुझे चढ़ा रहा है। आयरी केई के फेस को करीब करते हुए कहती है लेकिन अब मैं जानती हूँ मुझे इस आदमी को एग्जैक्टली कैसे हैंडल करना है। दोनों के बीच में एक बहुत लंबी पैशनेट किस होती है। दोनों प्यार से एक दूसरे को देखते हैं। आयरी केई से पूछती है कैसा टेस्ट था केई? केई कहता है स्वीट आयरी। केई सोचता है मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो किसी और मर्द के कपड़ों में होगी। केई जेलिस होकर आयरिस का सर जोर से दबाता है। आयरिस दर्द से चिल्लाती है आउट। केई घबराते हुए कहता है मुझे माफ़ करना। केई आयरी के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है लगता है तुम्हें नए कपड़ों की ज़रूरत है। आयरिस जवाब देती है वेल जेमी ने कहा उसके पास यहाँ एक टेलर है। आयरिस सोचती है ये क्या हो रहा है, उसका मूड कुछ बदला हुआ लग रहा है। केई कहता है आयरी क्या तुम्हें मुझसे किसी चीज़ की ज़रूरत है? आयरी डरते हुए पीछे हटती है। वेल मुझे एक मेड चाहिए, मुझे एक अच्छी फैमिली की पढ़ी लिखी और जो गॉसिप ना करती हो ऐसी लड़की चाहिए। केई कहता है मैं कुछ सूटेबल कैंडिडेट चुन लूँगा। आयरिस कहती है और विस्काउंट अल्फ्रेड हच हमें जल्द ही मिलने आएंगे, वो हमारी शादी तस्लीम नहीं करेगा और कहेगा तुम मुझे उसके हवाले करो। केई अपने दांत भींचते हुए कहता है आयरी तुम चाहती हो कि मैं उसके साथ क्या करूं? आयरी घबराते हुए केई को देखती है क्या मैं उसका सर तन से जुदा कर दूं ताकि तुम्हें उसका चेहरा दोबारा ना देखना पड़े? आयरी केई को देखकर सोचती है ये आदमी तो नहीं, इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं, बस उसे लिवान की सोने की माइन हवाले कर दो। केई कहता है गोल्ड माइन, और वो माइन मुझे शादी का तोहफा बना कर दो। अल्फ्रेड इतनी आसानी से मुझे नहीं छोड़ेगा। आयरिस सोचती है शायद वो अभी विटल मैनर में बैठा होगा बदतमीजी करते हुए और ड्यूक पर चिल्लाता होगा कि मुझे वापस लाए। ब्रिटनी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं अब काउंटेस ग्रीन हूँ और मेरी बदनामी के तरीके ढूंढ रही होगी। वो दोनों जल्द ही मेरे दरवाजे पर तबाही बनकर आएंगे। केई हंसते हुए कहता है शादी का तोहफा? आयरी लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हें शादी का तोहफा देने का पाबंद नहीं हूँ। तुमने वादा किया था मेरा वर्बीस होना राज रखोगी और बदले में मैंने तुम्हें विटल मैनर से निकाल कर काउंटेस ग्रीन बनाया, क्या इससे हम बराबर नहीं हो गए? आयरी खड़े होते हुए कहती है कितने कंजूस। केई कहता है क्या? आयरिस कहती है ये मत कहना कि मशहूर काउंट ग्रीन अपनी वाइफ को एक गोल्ड माइन नहीं दे सकता। हाउस ऑफ ग्रीन इतना मशहूर है कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं चाहे तुम खास अमीर ना हो, मगर सिर्फ इज्जत मेरे लिए काफ़ी नहीं। पहले गर्म साउथ, फिर खतरनाक वेस्ट, बर्फीला नॉर्थ और फिर हरा भरा ईस्ट, मैं इन सब पर हुकूमत करूँगी। तो अगर तुम वाकई एक महत्वाकांक्षी आदमी हो तो मुझ में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? केई सोचता है ये बात बिल्कुल हंसने लायक थी। वो आयरिस का हाथ चूमते हुए कहता है ठीक है माय डियर, मैं लिवान की गोल्ड माइन आपको गिफ्ट करता हूँ। तो इसी के साथ ये पार्ट्स यहीं ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।